हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना डॉक्टर आरपी सर, रसायन गुरु। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें 4 मार्च यूपी बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 12 के एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। मेरे पास कई बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाइए। तो मैंने उन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुपर वीडियो बना के लाया हूँ, जिसमें 100% आपका पेपर फंसेगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। उनको 20 दिन अगर ढंग से पढ़ लें, ये 20 दिन आगे के जो ढंग से पढ़ लें, तो 100% 70 आउट ऑफ 70 बच्चे ला सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं और ये सारी चीज़ें नोट करते हुए जाएं। मैं आपको कुछ सुपर ट्रिक भी दूंगा, सुपर ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 4 मार्च को एग्ज़ाम को धुआं उड़ा दो। एकदम ऐसा एग्ज़ाम सुपर जाए कि आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, आरपी सर के सानिध्य में हमने बहुत अच्छा कर दिया। क्लियर? तो चलिए देर न करते हुए, क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर ठोस अवस्था, जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, जो ठोस अवस्था चैप्टर है ये 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपके नंबर डिवाइडेशन मैंने कर दिया है। यहीं से क्वेश्चंस आपके 100% आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले। सबसे पहले आएगा घनत्व पर आधारित सवाल। एक न्यूमेरिकल आएगा, जो कि घनत्व एकक कोशिका का जो घनत्व होता है उस पर आधारित सवाल होगा, जो 2 नंबर का आएगा। ये 100% आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको थोड़ा सा नोट कर लें। घनत्व पर आधारित सवाल को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, D = ZM अपॉन AQ इंटू NA। ओके, एक सूत्र है जहां से हम घनत्व को निकाल सकते हैं। Z यहां पर क्या है? परमाणुओं की संख्या। Z यहां पर है परमाणु संख्या। क्लियर? अब परमाणु संख्या क्या होती है, ये 3 तरीके से निकालते हैं हम लोग। सामान्य यानी आद्य एकक कोशिका के लिए, ठीक है, FCC के लिए और BCC के लिए। इन तीनों को ध्यान रखना। आद्य एकक कोशिका के लिए Z का मान हमेशा 1 लगाना, FCC के लिए Z का मान हमेशा 4 लगाना और BCC के लिए Z का मान हमेशा 2 लगाना। तो Z हम लोग यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में वो आपको नहीं देगा। क्लियर? 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता 2 नंबर का। तो आप लोग एक एक करके इसको काउंट करते जाएं। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो बच्चे भी, और जिन्होंने पढ़ाई की है वो बच्चे भी इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। तो यहाँ से M यहाँ पर अणुभार है, परमाणु भार या अणुभार परमाणु का भार है। A यहाँ पर एकक कोशिका है, एकक कोशिका की लंबाई। ये क्या है? एकक कोशिका की लंबाई। ओके, एकक कोशिका की लंबाई याद रखना है। इसे हमेशा सेंटीमीटर में रखना, किसी में भी दिया हो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो घनत्व होता है उसका मात्रक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए इसका जो एकक कोशिका की लंबाई है उसे आप सेंटीमीटर में लोगे। ठीक है, और Na यहाँ पर अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो संख्या जिसका मान फिक्स होता है 6.02 × 10⁻23। ओके, तो इस सूत्र पर आधारित एक सवाल आपका 100% आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोग इस सूत्र को आप लोग नोट कर लें और इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो पहला हो गया घनत्व पर आधारित सवाल 2 नंबर का। ठीक है, दूसरा संकुलन क्षमता या ठोस में दोष, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक यहाँ पर जरूर आएगा 2 नंबर में। दोनों को एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्लियर? चलो, संकुलन क्षमता का मतलब क्या है? देखिए, संकुलन क्षमता जो होती है, हम लोग ठोस जब पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस, तो
उसका मतलब होता है कि परमाणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के बाद इनका स्पेस इन परमाणुओं द्वारा घिरा भी होगा। ये जो घिरा हुआ स्पेस है इसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता। ऐसे समझ लो, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो उन बच्चों ने उस क्लास का जितना भाग घेरा हुआ है उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो संकुलन क्षमता का मतलब समझ में आ गया। अब उसको हम लोग अलग अलग निकालेंगे। अब यहाँ देखो, हमारे पास अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि अगर परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो संकुलन क्षमता भी बढ़ेगी। भाई, एक क्लास में अगर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो क्लास फुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसे यहाँ पर है, जैसे आद्य एकक कोशिका है, इसमें Z का मान यानी परमाणु कितने हैं? 1 होता है। अब एक परमाणु की आद्य एकक कोशिका कम होगी। FCC के लिए Z बराबर हमारा 4 होता है, हमने बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी संकुलन क्षमता है वो ज़्यादा होगी, और BCC की संकुलन क्षमता बीच की होगी। तो FCC के लिए अगर मैं निकालूं तो इसकी संकुलन क्षमता आती है 74%। ठीक है, और BCC के लिए Z बराबर 2 होता है, इसकी संकुलन क्षमता आती है 68%, और इसकी आती है 52%। आप चेक कर रहे हो, परमाणु कम है तो संकुलन क्षमता कम है, परमाणु ज़्यादा है तो संकुलन क्षमता ज़्यादा है। अरे भाई, जब ज़्यादा परमाणु होंगे तो स्थान भी तो ज़्यादा घेरा जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर संकुलन क्षमता नहीं आती है तो 100% फिर आपका ठोस में दोष पर आधारित सवाल आएगा। अब ठोस में दोष जो होते हैं उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ठोस में दोष होता है वो है स्टाइकियोमितीय दोष। स्टाइकियोमितीय दोष को आप जरूर कर लें। वो कौन से हैं? उसके 4 पार्ट होते हैं स्टाइकियोमितीय दोष के। ओके, स्टाइकियोमितीय दोष के 4 पार्ट होते हैं। इनमें से एक होता है रिक्ति दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। ओके, अंतराकाशी। तीसरा होता है फ्रैंकल दोष, और चौथा होता है शॉर्टकी दोष। तो इन चारों को आप ढंग से कर लें, इन चारों में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 2 नंबर का या तो संकुलन क्षमता आएगी या ठोस में दोष, इनमें आधारित सवाल जरूर आएगा। तो चलिए, हमने देखा यहाँ पर संकुलन क्षमता या ठोस में 2 नंबर, घनत्व पर आधारित सवाल 2 नंबर। 1 नंबर का एकक कोशिका का वर्गीकरण आएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, एकक कोशिका किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ठोस अवस्था में 5 नंबर का जो चैप्टर है उस 5 में से आपके पहले चैप्टर में इन्हीं पर आधारित सवाल आएंगे, इनको ढंग से कर लें। बात कर लेते हैं विलयन चैप्टर की। विलयन चैप्टर जो है, अब विलयन चैप्टर की बात करें तो विलयन चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट देखें। 7 नंबर का विलयन का चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट है अणु संख्या गुणधर्म पर आधारित सवाल। 3 नंबर का 100% सवाल आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? अब अणु संख्या गुणधर्म पर आधारित सवाल कौन कौन से होते हैं तो उनको आप लोग जरा देख लें। उनमें अणु संख्या गुणधर्म में सवाल आधारित होते हैं वो हैं हिमांक में अवनमन। ओके, हिमांक में अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों पर आधारित सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये सवाल निकालने में आपको दिक्कत होती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है। ठीक है, विलयन के न्यूमेरिकल आसानी से कैसे करें। आप रसायन गुरु डॉक्टर RP सर की साइट पर जाकर के, यूट्यूब पर जाके रसायन गुरु डॉक्टर RP सर डाल के विलयन वाली मेरी वीडियो को देख करके विलयन के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं उसको देखकर। ठीक है, तो वहाँ से इसको कर लें। तो ध्यान रखना, आपके दोनों टॉपिक से हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इन दोनों में से एक टॉपिक पर 100% सवाल आएगा।
3 नंबर का। तो यहाँ पे लिखा भी गया है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित, यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पर आधारित सवाल जरूर आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करते जाएं। अगला आता है सांद्रता, जिसमें मोलरता और मोललता पर आधारित सवाल आते हैं। तो मोलरता आप लोग पता होगा, मोलरता और मोललता सांद्रता का ही पार्ट है, उस पर भी आधारित सवाल आएगा। ठीक है, मोलरता क्या होती है आपको बता दें। मोलरता का मतलब होता है, मोलरता का मतलब कि किसी भी 1 लीटर बिलियन में, ध्यान से सुनना, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी हमारे पास सूत्र बना मोलरता का N/V। किसी 1 लीटर बिलियन में जितने विलय के मोल घुले हुए हैं उसे मोलरता कहते हैं, और इसके लिए ये सूत्र बन गया N/V, या एक और सूत्र W/MV। ये मोलरता हम लोग निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, ऐसे ही मोललता पर आधारित सवाल होता है। मोललता क्या होती है? मोललता होती है किसी भी 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्लियर? तो इन दोनों पर आधारित सवाल जरूर कर ले। 100% यहाँ से 2 नंबर का एक सवाल आपका आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर फिर भी दिक्कत है तो मेरी बिलियन वाली वीडियो को जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, उससे आपको सारे न्यूमेरिकल आसानी निकाल लोगे। अगला टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श बिलियन में अंतर। याद रखना, आदर्श तथा अनादर्श बिलियन में अंतर पर आधारित 2 नंबर का एक सवाल, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसमें आदर्श बिलियन कौन से होते हैं? जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श कौन से होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, इनको लिख दें। तो टोटल 7 नंबर का बिलियन का चैप्टर आएगा। इसको आप कर लें तो आपको 100% बेनिफिट होगा। अगला चैप्टर आ रहा है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जो है वो 5 नंबर का चैप्टर आएगा। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लें। सबसे पहला टॉपिक है नष्ट समीकरण पर आधारित सवाल। एक नष्ट समीकरण पर आधारित सवाल 2 नंबर का जरूर आए, 100% आएगा। इसमें कौन सा होता है? सेल विभव निकलवा सकता है, ई सेल या EMF भी कहते हैं, या उस पर गिब्स ऊर्जा तथा सामान्यतांक, इन तीनों में से किसी एक को निकलवा सकता है। उनमें से तीनों में से किसी एक को निकलने के लिए आप उसमें सवालों की प्रैक्टिस करें, तो उनसे आसानी से 2 नंबर का आप सवाल कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है तो मेरी वीडियोस दी गई हैं, उन पर आप जाके लिंक कर लें। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वैद्युत रसायन से 5 नंबर का चैप्टर है, उसमें से 2 नंबर का तो इस पर 100% सवाल आएगा। अगला आता है चालकता पर आधारित सवाल या फैराडे के नियम पर आधारित सवाल। चालकता होती है जैसे कि मोलर चालकता, समझ में आ रहा है? मोलर चालकता है, सेल नियतांक है, ठीक है, ओम का नियम है। ये सारे टॉपिक जो हैं उन पर आधारित सवाल भी एक जरूर आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो फैराडे के नियम, फैराडे के 2 ही नियम हैं। फैराडे के दोनों नियम में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो है, ध्यान रखना, यही सूत्र फैराडे के नियम को कर देगा। तो वो W बराबर E/96500 गुणा IT। इस सूत्र का उपयोग कर लें, फैराडे के नियम की सवाल आसानी से करने लगोगी। I यहाँ पर धारा है, T समय है, E यहाँ पे तुल्यांक की बार है, और W यहाँ पे पदार्थ की मात्रा है। क्लियर? तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं? किसी भी धातु के भार में उसके आवेश से भाग दे दो। जैसे एग्जाम्पल लिया कि आपका कॉपर है, Cu++ है। अब आपको इसका E निकालना है, तो E निकालने के लिए क्या करोगे? कॉपर का भार होता है 63.5, ठीक है, और उस पर आवेश कितना है? 2। इससे डिवाइड मार दो तो 2 3 6 1.2714 31.75 क्या आ गया इसका? तुल्यांकी भार कॉपर आयन का। तो ऐसे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, इसका बेनिफिट आप जरूर उठाओगे। तो देखिए, चालकता पर आधारित सवाल और फैराडे के नियम पर आधारित सवाल भी आपके 2 नंबर के आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, आप इनके अलावा कुछ ना पढ़ें, पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। आप इनको पढ़िए तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगला आता है सक्रियता श्रेणी। इस पर आधारित एक सवाल जरूर आएगा। अब सक्रियता श्रेणी को कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, एक सीरीज दे रहे हैं, उस पर ध्यान रखना। हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन से ऊपर लिथियम से स्टार्ट करें और नीचे की तरफ गोल्ड पे चले जाए। तो हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मक भाग 0.0 वोल्ट होता है,
ठीक है। लिथियम का माइनस में सबसे अधिक होता है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि Au की धनात्मक वैल्यू ज़्यादा होती है। माइनस वैल्यू वाले जितने भी होते हैं वो अपचायक होते हैं, ध्यान रखना, अपचायक नोट करते जाएंगे सभी। और जिनकी प्लस वैल्यू आ रही है उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ऐसा सवाल जरूर आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल लिया, मान के चलो आपको दे दिया उसने Mn की वैल्यू दे दी, मान के चलो कोई वैल्यू है हमारे पास x है, कोई x ले लिया हमने, और इसकी वैल्यू दे रहा है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस के 2.5 वोल्ट, ओके। और एक दे दिया y, इसकी वैल्यू है प्लस के 1.2 वोल्ट। अब ये बोल रहा है इन दोनों में प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो आप ध्यान दें, पॉजिटिव वैल्यू वाला ऑक्सीकारक होता है, इसका मतलब y यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लियर। तो ऐसा सवाल एक बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है इस साल। तो आई होप वैद्युत रसायन के 5 नंबर का टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इन पर आधारित तैयारी करें तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर रासायनिक बलगतिकी पर, 4 पर, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। ये भी 5 नंबर का आएगा इस बार, ठीक है। इसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन या उस पर आधारित सवाल। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी डेरिवेशन, ठीक है, या उस पर आधारित सवाल। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित सवाल के लिए एक सूत्र दिया गया है, 2 ही सूत्र हैं, इन 3 सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप लगा लें तो आपके सवाल होने लगेंगे। पहला सूत्र है K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ओके। दूसरा है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R, ओके। और तीसरा है T हाफ इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन K। इन तीनों सूत्रों को नोट कर लें। इन तीनों सूत्रों से ही एक सवाल 3 नंबर का 100% आएगा, लिख लो 100% आएगा। क्लियर। ए यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा होती है जिसका मान हमेशा 100 लगाना, एक्स यहाँ पर विघटित मात्रा होती है जो भी सवाल में दे रखी है परसेंटेज में, R0 यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा, R फाइनल अंतिम मात्रा है। क्लियर। के यहाँ पे नियतांक है और टी यहाँ पर समय है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों से आधारित सवाल आप निकाल सकते हो। तो पहला 5 नंबर के इस चैप्टर में पहला तो इनमें से सवाल आएगा इन तीनों फॉर्मूलों से, ठीक है, जो भी बताए हैं। और दूसरा है कोटि तथा आणविकता में अंतर। आप कोटि तथा आणविकता में अंतर को ढंग से पढ़ लें तो आपको 100% आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। कोटि तथा आणविकता में अंतर को जरूर पढ़ लें। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जो है 5 नंबर का चैप्टर है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब कि सीधा इसमें से आपको याद करना है। याद करने के लिए इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इनको ढंग से पढ़ लें, इन्हीं में से पेपर फंस जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है कॉलाइड बनाने की विधि तथा गुण। जितनी भी कॉलाइड बनाने की विधि हैं जैसे कि पेप्टिकरण, ठीक है, ब्रैडिगार्क विधि, इनको आप कर लें। और उसके गुण जैसे कि अवक्षेपण है, समझ में आ रहा है, स्कंदन है, ऐसे गुण जितने भी हैं कॉलाइड के वो सारे पढ़ लें। 3 नंबर के आएंगे। कॉलाइड बनाने की विधि और गुण 3 नंबर का 100% आने वाला है। दूसरा 2 नंबर का भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर जितने भी गुण हैं उनके अंतर को पढ़ लीजिए। 2 नंबर का 100% आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अगला आता है आपका चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उसमें 7 नंबर का ये चैप्टर है। और 7 नंबर के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनाने की विधि है, ये बनाने की विधि 3 नंबर की आएगी। कौन कौन सी है? हैवर विधि जिससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं, संपर्क विधि जिससे H2SO4 बनाते हैं, ओस्टवाल्ड विधि जिससे नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और डीकन विधि जिससे क्लोरीन। इन चारों को कर लें। इन चारों में से एक 100% 3 नंबर की आ जाएगी और आएगी। अगला है कारण सहित समझाइए
थ्योरेटिकल पार्ट पी ब्लॉक के अंदर उनको पढ़ लें, जैसे कि नाइट्रोजन अक्रिय क्यों होती है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ लें। इसके लिए आप एनसीईआरटी के जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके पाठ्यनिध के और अभ्यास के सारे सवालों को कर लें थ्योरेटिकल के, तो आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं 2 नंबर की जो आप पर्टिकुलर इन चैप्टर पे करना। नाइट्रिक अम्ल की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं क्लोरीन और जीनोन की, उन सभी को कर लें तो 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको 7 नंबर का ये पी ब्लॉक हो जाता है। अगला है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अगला हमारा आ रहा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें सबसे पहला 2 नंबर का आएगा संक्रमण श्रेणी। जैसे संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये सब अगर ये नहीं आता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित सवाल आएंगे। कोई भी डी ब्लॉक का एक तत्व दे दिया जाएगा या 2 तत्व दे दिए जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलवाएगा कैसे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र जो होता है वो ये होता है, इसके आधार पर आप निकाल लेना n-1 डी, ठीक है, 1 to 10 क्लियर, ns 1 to 2, यानी सीधा है कि डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि s में 1 से 2 तक। इसका एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद होता है पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40, इसके आने की संभावना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4d10 5s 0, s में 0 हो जाता है, जबकि हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग s में 1 से 2 तक होना चाहिए, जबकि इसमें s में 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये अपवाद की श्रेणी में आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित सवाल आपका आ जाएगा। तो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को इस तरीके से पढ़ लें। बात कर लेते हैं उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है आपका, जिसे हम लोग जटिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर के इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं वीबीटी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत 4 नंबर का आएगा। इस 4 नंबर के में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 4 नंबर में आप 8 पॉइंट को कर लें तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। 8 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो संकरण निकाल लें उसका, ठीक है, कैसे होगा, कोई भी जटिल यौगिक दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जटिल यौगिक कैसे पहचानते हैं। तो जटिल यौगिकों का नामकरण की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लें, रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर बाय संक्रमण यौगिकों का नामकरण, ठीक है, तो वहां से आप इसे देख लें। तो जटिल यौगिकों की खास पहचान हमने क्या बताई है उस वीडियो में कि इनमें बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक मौजूद रहता है, ठीक है। तो इनके 8 पॉइंट आपको याद करने हैं, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। संकरण निकलवा सकता है, उसका नंबर 2 उसका नाम पूछ सकता है यौगिक का, ठीक है। नंबर 3 उसकी चक्रीय व्यवस्था चक्र प्रकृति पूछ सकता है। नंबर 4 इसकी चुंबकीय गुण पूछ सकता है, ठीक है। नंबर 5 चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। नंबर 6 ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है। और नंबर 7 उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी पूछ सकता है, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी पूछ सकता है, ठीक। और एक नंबर 8 उसका आकृति या आकार पूछ सकता है। तो ये 8 पॉइंट आप ढंग से कर लें। 4 नंबर का इनमें से 3 या 4 पॉइंट आपसे पूछेगा, उनको आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें। 100% यहाँ से 4 नंबर का आएगा, इसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। चलो, तो यहाँ से बीबीटी 4 नंबर की समझ में आ गई होगी। दूसरा 2 नंबर का नामकरण और लिगेंड, जैसे मैंने अभी बताया था नामकरण, तो नामकरण के लिए मेरी वीडियो देख ले, वहां से आपको वेरीफाइड जरूर होगा। और लिगेंड जो होते हैं आपको पता होगा, लिगेंड इसमें उपसह संयोजन यौगिक में लिगेंड होते हैं, उनकी परिभाषा उनके प्रकार वगैरह पढ़ लें तो 2 नंबर का वहां से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो, अगला चैप्टर है हमारा जैव अणु। जैव अणु 6 नंबर का है और 6 नंबर में आपका जो आएगा वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज की संरचना और रासायनिक गुण। जितने भी ग्लूकोज की संरचनाएं हैं और रासायनिक गुण हैं, उनकी 6 क्रियाएं होती है रासायनिक गुण, जैसे ग्लूकोज की क्रिया HI के साथ, ग्लूकोज की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दो, वो सारी। तो केवल ये पढ़ें, ग्लूकोज की संरचना पढ़ लें और उनकी रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो 3 नंबर में 100% आने वाली है इस साल, ठीक है। और 3 नंबर में ये चीज़ कर लें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लें।
प्रोटीन पढ़ लें तथा डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ लें तो 3 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल 6 अंक का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन 20 नंबर की आती है। इसको आपको कैसे पढ़ना है? बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक रसायन की मैंने वीडियो डाली है जो कि बहुत ही बेसिक है, उनको जरूर देखें। हाइड्रोकार्बन के नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आपने वो देख ली तो कार्बनिक रसायन के बहुत से अंक आसानी से अर्जित कर लोगे, बहुत आसानी से अर्जित कर लोगे, उसको जरूर देखें। अब आपको टॉपिक कौन से तैयार करने हैं? कार्बनिक रसायन के अंदर 20 नंबर के चैप्टर, सारे चैप्टर्स को मैंने कंबाइंड कर दिया है। उन कंबाइंड चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो उसकी नाम अभिक्रियाएं पढ़िए, इंपॉर्टेंट नाम अभिक्रियाएं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वहां से देख लें। नाम अभिक्रियाएं 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आएंगी। कैसे प्राप्त करोगे? 5 अंक का आएगा। क्या होता है जब 5 अंक का आएगा, और उसके लिए भी आप 12th चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। 12th चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बनाने की विधि जो है उसमें आप लोग पढ़ लें एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन तथा फिनॉल। इन 5 को पढ़ लें तो 3 नंबर की बनाने की विधि आ जाएगी। इस सभी को नोट करते जाएं, ठीक है। और यहां पर मैंने कुछ नाम अभिक्रिया इंपॉर्टेंट दे रखी हैं जिसमें नोट कर लें। हेल फॉलार्ड जेलिस की अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनी जारो अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, वुड्ज फिटेग अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, वुल्फ किश्नर अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया। इनमें से 5 आने वाली हैं, इनको ढंग से कर लें। पूरी बात समझ में आ रही है? चलिए, और उसके बाद में लास्ट में कारण सहित समझाइए, 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का कारण सहित जो है, या तो वो कारण सहित समझाएंगे यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, या उसकी एक क्रिया विधि आएगी। क्रिया विधि भी 2 कर लें, केवल 2 क्रिया विधि आप ढंग से कर लें। एक तो एल्कोहल का निर्जलीकरण और एक एल्कीन का जलयोजन। रिपीट कर रहा हूं, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्कीन का जलयोजन, इन दोनों में से कोई सी भी एक अभिक्रिया इस साल आ सकती है। इनको ढंग से पढ़ लें, आपका पूरा पेपर 70 नंबर में से 70 का हो जाएगा और 100% यही आने वाला है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने जरूर लाभ उठाया होगा और इसका जरूर बेनिफिट लोगे। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिनको डर लग रहा है, वो बच्चे इस टॉपिक से, इस पूरे चार्ट से आप लोग तैयारी करें। मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को सॉल्व करके लौटोगे। आप धुआं उड़ा दोगे एग्जाम का, ठीक है। फिर भी अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को देखकर मुझे कमेंट करें और मुझे उस वीडियो के लिए आप बोलें कि मैं अगली आपके लिए किस वीडियो को बनाऊं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। मेरा टारगेट यही है कि मैं केमिस्ट्री में बच्चों का डर भगा सकूं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं आज की वीडियो से आप जरूर लाभ लोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही हम लोग इंस्पायरेशन में आते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। चलिए।